हेलो बच्चों। आज हम लोग जेनेटिक्स यूनिट का जो चैप्टर हमारा चल रहा था मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का लास्ट टॉपिक हम कवर करेंगे। जो है बचा हुआ है हमारा जो टॉपिक ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट एंड फिंगरप्रिंटिंग, इसको भी बहुत ही सिंपल तरीके से कंप्लीट करेंगे और आज हमारा चैप्टर 100% क्लियर हो जाएगा। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता हो और ये या मेरे वीडियो से कुछ सीखने को मिलता हो तो प्लीज आप मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट कर सकते हैं। तो सो हम स्टार्ट करें। हमारा जो टॉपिक है कौन सा? ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ह्यूमन 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 जीनोम प्रोजेक्ट। आज हम ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये जीनोम क्या होता है। तो जीनोम, व्हाट इज जीनोम? Haploid set of chromosome is called haploid set of chromosome is called genome. हैप्लॉइड सेट का जो क्रोमोसोम होता है उसे हम क्या कहते हैं? जीनोम कहते हैं। जैसे हम जानते हैं कि हमारी लाइफ का जो सबसे छोटा यूनिट है उसे हम सेल कहते हैं। और सेल को कंट्रोल करने वाला सेल के पास ब्रेन होता है जिसे हम न्यूक्लियस कहते हैं। और इस न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल रहता है और ये जेनेटिक मटेरियल हमारा क्रोमोसोम है। मीन्स डबल ये टू शेड ऑफ क्रोमोसोम हमारे पास है। तो फर्स्ट का जो फर्स्ट शेड ऑफ क्रोमोसोम है वो मेटरनल है एंड सेकंड टू शेड है ना, इसमें से एक जो होता है वो मेटरनल होता है और सेकंड क्रोमोसोम हमारा जो होता है वो पेटर्नल होता है। तो सो हम यहाँ देखते हैं कि हमारे पास टोटल कितने 23rd पेयर ऑफ क्रोमोसोम होता है? 23rd पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम होता है। क्रोमोसोम, इस 23rd पेयर ऑफ क्रोमोसोम को हम कहते हैं एलोसोम। दिस इज कॉल्ड एलोसोम। ये जो एलोसोम है ना, एलोसोम इज सेक्स डिटरमाइनिंग क्रोमोसोम। इट इज सेक्स डिटरमाइनिंग क्रोमोसोम। ये क्या होता है? सेक्स डिटरमाइनिंग क्रोमोसोम होता है। सेक्स को डिटरमाइन करता है क्रोमोसोम। सेक्स डिटरमाइनिंग क्रोमोसोम होता है। कैसे भाई? यही डिसाइड करता है कि कौन सा फीमेल है और ये मेल है। तो इसे हम क्या कहते हैं? एलोसोम कहते हैं। और इसके ऊपर वाला जो होता है 22 सेट ऑफ क्रोमोसोम पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम, ये क्या होता है? इसे हम कहते हैं ऑटोसोम। ऑटोसोम, ये हमारा ऑटोसोम होता है। तो हम लोग जानते हैं कि ये हमारा जो 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम हमारे पास है, जिसमें से जो लास्ट वाला क्रोमोसोम है वो सेक्स डिटरमाइन करता है कि ये फीमेल इंडिविजुअल्स है एंड ये मेल पर्सन है। तो और उसके पहले वाला जो क्रोमोसोम है वो सारे ऑर्गेनिज्म में सेम होता है, ह्यूमन में सेम होता है। तो हमारा यहाँ पे वो उसे हम कहते हैं क्या? ऑटोसोम। और हमारा ये हैप्लॉइड एक सेट का जो क्रोमोसोम होगा उसे हम कहते हैं क्या? जीनोम। तो सबसे पहले क्या किया गया था? इसकी स्टडी स्टार्ट की गई थी कि इन हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम को क्या किया जाएगा? स्टडी किया जाएगा। ये जब स्टडी स्टार्टेड हुआ था, स्टार्टेड स्टार्टेड कब हुआ था भाई? 19
90 में 1990 में ये स्टडी स्टार्ट हुआ था और कंप्लीट हुआ था, कंप्लीटेड कब हुआ था? तो 2003 में। इसके बाद हम देखें कि फर्स्ट क्रोमोसोम is not completed at 2003, but first chromosome is not completed in 2003. It is completed in 2006. ये कब कंप्लीट हुआ था? 2006 में कंप्लीट हुआ था। क्यों भाई? ये 2006 में क्यों कंप्लीट हुआ था? बिकॉज इट इज लार्ज क्रोमोसोम, ये सबसे बड़ा क्रोमोसोम था, इसलिए इसे कंप्लीट करने में क्या लगा? टाइम लगा। तो हम लोग क्या क्या देखे कि हमारा जो क्रोमोसोम है वो 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम है। जो लास्ट वाला क्रोमोसोम होता है वो क्या डिटरमाइन करता है? सेक्स डिटरमाइन करता है। और इसकी हैप्लॉइड सेट को स्टडी करने के लिए स्टार्ट किया गया। तो सबसे पहले जब स्टार्ट किया गया वो कब था? 1990 में, और 2003 में कंप्लीट हुआ। फिर लेकिन हमारा जो फर्स्ट क्रोमोसोम था वो बचा रह गया। इसे कंप्लीट किया गया कब? 2006 में। और ये तो है, ये और देखा गया कि इसमें क्या नाइट्रोजनस बेस पेयर की स्टडी की जा रही थी। वन बेस पेयर को स्टडी करने में $3 खर्च हो रहे थे। वैसे हमको कितना बेस पेयर स्टडी करना था? 3.3 इंटू 10⁹ बेस पेयर की स्टडी करनी थी। तो इसको स्टडी करने में टोटल हमारा बिलियन डॉलर रुपीस खर्च हुआ। अमेरिकन रुपीज है, $9 बिलियन क्या हुआ? खर्च हुआ। और अगर देखा गया कि इतना ज्यादा इसमें इंफॉर्मेशन था, सारे इंफॉर्मेशन को अगर हम बुक पे लिखने लगे तो इच बुक में कितने पेज होंगे? 1000 पेजेस होंगे अगर बुक लिखा जाए तो। और एवरी पेजेस सारे पेजेस में देखा जाएगा तो 1000 लेटर्स लिखे होंगे, 1000 लेटर्स लिखे होंगे। और टोटल बुक कितना होगा इसके इंफॉर्मेशन को लिखने के लिए? तो टोटल बुक देखा गया तो हमारा 3300 बुक लिखा जाएगा, तब जाकर के उतना हम इंफॉर्मेशन जो उन्होंने हमारे साइंटिस्ट लोग स्टडी किए थे वो इतने सारे बुक में लिखे जाएंगे। तो ये तो पॉसिबल है ही नहीं। सो इसके लिए क्या बनाया गया? एक सॉफ्टवेयर बनाया गया। इतने सारे इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए क्या बनाया गया? सॉफ्टवेयर बनाया गया। तो सो फॉर्मेशन ऑफ सॉफ्टवेयर किसके लिए सॉफ्टवेयर बनाया गया? फॉर स्टोर एनालिसिस एंड प्रोसेसेस ऑफ डेटा को स्टोर करने के लिए, एनालिसिस करने के लिए एंड प्रोसेस करने के लिए इसे क्या बनाया गया? एक सॉफ्टवेयर बनाया गया। उसका नेम दिया गया कॉल्ड बायो इंफॉर्मेशन। उसका नेम क्या दिया गया? बायो इंफॉर्मेशन दिया गया। क्योंकि हम जानते हैं कि हम स्टडी किसका कर रहे हैं? जिंदा लोगों के जेनेटिक मटेरियल की स्टडी कर रहे हैं और उनके इंफॉर्मेशन को हमें क्या करना है? स्टोर करके रखना है।
सो उसका नेम क्या रखा गया, बायो इंफॉर्मेशन। तो सबसे पहले हमारे हैप्लॉइड सेट ऑफ डीएनए की क्या की गई, सेट ऑफ क्रोमोसोम की स्टडी की गई। कब की गई, 1919 में। और इसको कंप्लीट कब किया गया, 2003 में। बट ये पूरा कंप्लीट नहीं हो पाया, फर्स्ट क्रोमोसोम हमारा रिमेनिंग रहा। और उस रिमेनिंग क्रोमोसोम को कंप्लीट किया गया कब, 2006 में। और हम देख रहे हैं कि इसे इतने इनकी स्टडी करने में जो पैसे भी बहुत खर्च हो रहे थे। वन बेस पेयर, हमें क्या बेस पेयर, क्योंकि हमारा नाइट्रोजनस बेस से बना हुआ है ना हमारा डीएनए। तो वन बेस पेयर को स्टडी करने में $3 खर्च हो रहे थे। और वही हमारा कितना स्टडी करना था, 3.3 इंटू 10⁹ बेस पेयर की स्टडी की गई। उसमें टोटल कितने रुपीस खर्च हुए, $9 बिलियन। और अगर हम इसको बुक में लिखते तो टोटल कितना, अगर हम बुक में लिखते तो उसमें 1000, एक बुक में 1000 पेज लिखा जाता, और एक पेज में 1000 लेटर लिखा जाता, और टोटल 3300, 3300 हमारा बुक को लिखा जाता। इसलिए इतने सारे इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए क्या किया गया, एक सॉफ्टवेयर बनाया गया कि सॉफ्टवेयर से आराम से उसमें डेटा को स्टोर कर सके, उसे जरूरत पड़ने पे स्टूडेंट एनालिसिस कर सके, प्रोसेसेस कर सके। और उसे उसका नेम क्या दिया गया, बायो इंफॉर्मेशन। तो हम देखते हैं कि इनकी स्टडी करने में जो कंपनी पार्टिसिपेट की थी वो कौन कौन से कंपनी थे, उन कंपनी का नेम हम पढ़ेंगे कि कौन कौन लोग मिल करके इसे कंप्लीट कर रहे थे। इसे बनाने में कौन कौन से कंपनी पार्टिसिपेट कर रहे थे, तो उसमें इसका नेम आएगा फर्स्ट नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, यूएस डिपार्टमेंट, यूएस डिपार्टमेंट, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी एंड वेलकम ट्रस्ट, वेलकम ट्रस्ट, ये कंपनी काम कर रही थी इसे स्टडी करने के लिए। और इसमें जो कंट्री पार्टिसिपेट था वो कौन कौन सा था, जापान, जर्मनी, जर्मनी, फ्रांस एंड चाइना। हाँ, ये लोग मिलकर के इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ा रहे थे, ये लोग काम कर रहे थे इस प्रोजेक्ट पे। ये सारी कंपनियां काम कर रही थी और इस कंट्री के साइंटिस्ट इसमें पार्टिसिपेट किए थे। और ये कंट्री सारे लोग मिलकर के उसमें पैसा खर्च कर रहे थे। तो सबसे पहले हम इसमें स्टडी क्या करेंगे कि इनका गोल क्या था, किस चीज की स्टडी करने का इनका गोल था, उसके बारे में हम अभी इनका गोल क्या था, गोल क्या था। तो सबसे पहले तो इनका क्या गोल था, टू टू नो अबाउट, टू नो अबाउट, कितना बेस पेयर जानने का गोल था, 3.3 इंटू 10⁹ बेस पेयर इनको जानने की जिज्ञासा थी, इतने नाइट्रोजनस बेस के बारे में जानना था।
इसके बाद और इनका गोल क्या था, टू नो अबाउट 20 से 25,000 डीएनए के बारे में जानने का इनका पहला मकसद था। और इनका गोल क्या था, फॉर्मेशन ऑफ सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर बनाने का भी इनका अपना एक गोल था। और इसके बाद क्या किया गया, टू एड्रेस ऑफ ELIS किसे एड्रेस करने का इनका गोल था। जैसे अगर कोई कहे कि नहीं भाई ये गॉड का दिया हुआ है, इससे आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते हो, इसके बारे में स्टडी नहीं कर सकते हो, तो इसकी कंपनी में जाकर के उसका सॉल्यूशन होगा, वहां पे उसके बारे में बताया जाएगा कि नहीं ऐसा नहीं है, स्टडी हम कर सकते हैं। तो सो इथिकल लीगल सोशल इशू को एड्रेस करने का इनका क्या था, गोल था। और इन्होंने रिजल्ट क्या निकाला, तो सबसे पहले हमने क्या देखा कि इनका गोल क्या था कि 3.3 into 10⁻⁹ बेस पेयर को स्टडी करने का और 20,000 से 25,000 डीएनए के बारे में जानने का। इसमें से फॉर्मेशन ऑफ सॉफ्टवेयर बनाने का था, और इथिकल लीगल एंड सोशल इशू हो तो उसके लिए कंपनी बनाने का कि जिससे आकर के वो प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। और इसमें हम देखें कि हमारा जो रिजल्ट निकल करके आया, क्या क्या रिजल्ट निकल करके आया। रिजल्ट स्टडी करने का रिजल्ट, अल्टीमेटली रिजल्ट क्या आया, क्योंकि लास्ट में हम क्या देखते हैं, रिजल्ट ही तो देखते हैं ना। तो यहाँ पे रिजल्ट क्या आया, 3164.7 मिलियन बेस पेयर को ये लोग स्टडी कर पाए। इसका मतलब ये है 3.1 बिलियन बेस पेयर की क्या हो गई, स्टडी हुई। और अगर हम जीन की बात करें तो यहाँ पे जीन में 30,000 बेसिस की स्टडी की गई, बट एस्टिमेट कितने का था, एस्टिमेट था 80,000 से 1,40,000 स्टडी करने का एस्टिमेट था। लेकिन 30,000 ये जो जीन है ना, पीस ऑफ डीएनए है, उसकी स्टडी की गई। और इसमें हम देखते हैं कि जो एवरेज जीन है होता है, एवरेज जीन, उसके पास कितना बेस होता है, कितना नाइट्रोजनस बेस होता है, तो 3,000 बेस आपको देखने को मिलेगा, नाइट्रोजनस बेस आपको देखने को मिलेगा एवरेज जीन के पास। लार्जेस्ट जीन की बात की जाए, लार्जेस्ट जीन, जैसे हम एग्जांपल दे सकते हैं, हमारे मसल कंट्रैक्शन में कौन हेल्प करता है, डिस्ट्रोफिन जीन हेल्प करता है ना। तो हमारा वही क्या है, लार्जेस्ट जीन है, डिस्ट्रोफिन जीन लार्जेस्ट है। इसके पास होता है 2.4 मिलियन बेस, 2.4 मिलियन बेस इसके पास होता है। और हम देखेंगे कि हमारे पास जो लार्जेस्ट क्रोमोसोम है वो कौन सा क्रोमोसोम होता है, लार्जेस्ट
क्रोमोजोम। तो पहला हमारा क्रोमोसोम जो कि स्टडी नहीं हो पाई थी, कौन सा था? फर्स्ट क्रोमोसोम, फर्स्ट क्रोमोसोम की स्टडी नहीं हो पाई थी। क्यों भाई? क्योंकि ये लार्जेस्ट क्रोमोसोम था। इसके पास कितने नाइट्रोजनस बेस? 2 9 6 8 नाइट्रोजनस बेस थे। और हम देखेंगे कि स्मॉलेस्ट, हमारा जो स्मॉलेस्ट क्रोमोसोम होता है, क्रोमोसोम होता है, वो कौन सा? वाई क्रोमोसोम। उसके पास कितना कितना जीन, ये जीन होता है, इसके पास इतने छोटे 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 टुकड़े जो प्रोटीन एक्सप्रेस कर सके। इसके पास कितना? 2 3 1। तो हमारा रिजल्ट ये निकला था। इनके बारे में स्टडी करने की हमारे साइंटिस्ट, ये लोग साइंटिस्ट हमारे स्टडी करने चले थे, तो वो लोग स्टडी कर पाए और इसके बारे में उन्होंने रिजल्ट निकाला। तो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, हमारा ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का मेन मतलब क्या था? स्टडी करना, रिसर्च करना। और रिसर्च करने में सबसे पहले हमें याद रखना होगा कि कितना टाइम लगा, कब रिसर्च स्टार्ट किया गया, कितना 13 इयर्स लगे थे उनको कंप्लीट रिसर्च करने में, और कितना पैसा खर्च हुआ, उसको स्टोर करने के लिए क्या बनाया गया ऐसा जिसमें कि सारे डेटा को स्टोर करे, और हम आज भी स्टडी कर रहे हैं। और इनका रिजल्ट क्या निकला, पॉजिटिव रिजल्ट निकला या नेगेटिव निकला। तो हमारे साइंटिस्ट जिस पे रिसर्च करना चाहते थे, हाँ थोड़ा सा कम रिसर्च कर पाए, पूरा कंप्लीट रिसर्च नहीं कर पाए, लेकिन उन्होंने जो भी रिजल्ट निकाला वो एक्यूरेट रिजल्ट था। अब हम पढ़ेंगे हमारा क्या? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। सबसे पहला हमारा एक टॉपिक है मेथडोलॉजी। हम क्या करेंगे? एक डीएनए लेंगे, एक हम क्या किए, ये है आपका क्या? डीएनए। एक हम डीएनए लेंगे, ये सपोज क्या है? एक डीएनए का टुकड़ा है। इसमें हम क्या देखते हैं कि इसमें कुछ ऐसा पार्ट है जो कि प्रोटीन सिंथेसिस कर रहा है, मीन्स कोडिंग स्ट्रैंड, और ऐसा एक पार्ट है जो कि प्रोटीन सिंथेसिस नहीं कर रहा है। और आगे हमें डीएनए की स्टडी करनी है, तो हम किस पार्ट को लेकर के डीएनए की स्टडी करेंगे? इसमें सबसे मेन यही आता है कि कौन सा पार्ट हम ले करके स्टडी करें। क्या ये क्या कर रहा है? प्रोटीन सिंथेसिस पार्ट है, प्रोटीन सिंथेसिस सिंथेसिस पार्ट्स है। इसे हम कहते हैं कोडिंग सीक्वेंस। दिस इज कॉल्ड कोडिंग सीक्वेंस, कोडिंग सीक्वेंस। और ये नॉन प्रोटीन सिंथेसिस पार्ट है। दिस इज कॉल्ड कोडिंग स्ट्रैंड, कॉल्ड कोडिंग स्ट्रैंड। इसे हम क्या कहते हैं? कोडिंग स्ट्रैंड कहते हैं। ये प्रोटीन नहीं बनाता है। तो अब हम मेथड से हमें क्या करना है? स्टडी करना है। तो हमें कौन सा पार्ट ले करके स्टडी करनी चाहिए? तो हमारे साइंटिस्ट बताएं कि जो ये कोडिंग सीक्वेंस का पार्ट है, इसे उन्होंने एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग नेम दिया। दिस इज कॉल्ड एक्सप्रेस सीक्वेंस, QUENCE, सीक्वेंस टैग EST। इन्होंने क्या दिया? एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग। और जो टोटल है
मीन्स प्रोटीन बना भी रहा है और नॉन प्रोटीनेशियस पार्ट भी है। दिस इज कॉल्ड एनोटेशन सीक्वेंस। एनोटेशन सीक्वेंस, इसे हम क्या कहते हैं? एनोटेशन सीक्वेंस कहते हैं। एनोटेशन सीक्वेंस में दोनों ही लेंगे, ऐसा नहीं कि हम एक पार्ट लेकर के स्टडी करेंगे, हम दोनों ही पार्ट को लेकर के क्या करेंगे? स्टडी करेंगे। अगर आप दोनों पार्ट को लेकर के स्टडी कर रहे हो तो इसे क्या कहा जाएगा? एनोटेशन सीक्वेंस। अगर केवल एक पार्ट, जो पार्ट प्रोटीन बना रहा है, उस पार्ट को लेकर के हम अगर स्टडी करेंगे तो दिस इज कॉल्ड एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग। और हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि दोनों पार्ट को लेकर के स्टडी कर रहे हैं, मीन्स इसे क्या किया गया? एक्सेप्ट किया गया। दिस इज एक्सेप्टेबल पार्ट एंड दिस इज रिजेक्टेबल पार्ट। इसे स्टडी नहीं किया गया, इसे लेकर के स्टडी किया गया। तो अब हमें क्या करना होगा? डीएनए को कट करना होगा। अब हम क्या करेंगे? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कराएंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना? डीएनए फिंगर प्रिंटिंग हमें करना है। प्रिंटिंग क्या करना है? डीएनए फिंगर प्रिंटिंग करना है। तो सबसे पहले हम अपने डीएनए को क्या करेंगे? कट करेंगे। कट द डीएनए फ्रॉम, डीएनए को कट करेंगे किससे? सीजर से कट करेंगे। तो कौन सा सीजर? मॉलिक्यूल को कट करना है ना। तो डीएनए को कट करने के लिए हम जो सीजर यूज करेंगे, कट फ्रॉम द मॉलिक्यूलर सीजर, द मॉलिक्यूलर सीजर कॉल्ड, इसे क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड restriction endonuclease, restriction endonuclease, इसे क्या कहते हैं? restriction endonuclease कहते हैं। अब डीएनए के टुकड़े को हम क्या कर दिए हैं? डीएनए के टुकड़े को पूरा का पूरा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से कट कर दिए हैं। और रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से कट करने के बाद सबसे पहले अगर मान लेते हैं ये डीएनए का एक पीस है, छोटा टुकड़ा है, जो कि एक प्रोटीन बना रहा है, और जिसका डीएनए है उसके बॉडी के अंदर प्रोटीन नहीं बना पा रहा है, तो हम इसे क्या करेंगे कि दूसरे ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर इंसर्ट करके इस बंदे के डीएनए को दूसरे ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर इंसर्ट करके उसे हम प्रोटीन बना सकते हैं। तो उसके लिए जो हम यूज करते हैं वो है बैक and yuck. Back means bacterial artificial chromosome. Bacterial artificial chromosome. This is ist artificial chromosome. Ist artificial क्रोमोसोम, ये क्या हो जाएगा? ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। और ये बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम है। ये किस में काम आता है? तो वेक्टर, वेक्टर का मतलब होता है ट्रांसपोर्टेशन के लिए व्हीकल, कि एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सके। तो ये यूज होता है वेक्टर के फॉर्म में, व्हीकल के फॉर्म में, कि एक बॉडी के जीन को दूसरी बॉडी के जीन के अंदर ले जाकर के इंसर्ट कर सके और वो बॉडी उसके अकॉर्डिंग प्रोटीन बना सकता है। तो उसमें इसका यूज किया जाता है बैक एंड यक का। और हम देखते हैं कि जो हमारा पीस ऑफ डीएनए है, हमें क्या करना है? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करना है। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि जो हमारा डीएनए होता है ना, वो 2 टाइप का आपको देखने को मिलेगा। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कराने के लिए आपको आपका डीएनए कितने टाइप का मिलेगा? 2 टाइप का मिलेगा। तो यहाँ पे हमें 2 टाइप के डीएनए को स्टडी करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ क्या देखेंगे कि ये है आपका क्या? डीएनए। ये है आपका, ये सपोज आपका क्या है? क्रोमोसोम है। क्रोमोसोम है।
और यहाँ ए बंदे का क्रोमोसोम है, यहाँ पे कौन सा क्रोमोसोम है, बी बंदे का क्रोमोसोम है, और यहाँ पे क्या होता है, सी बंदे का क्रोमोसोम है। दो सेट होता है ना, एक मैटरनल एक पैटर्नल। तो या एक एक पोजीशन ऐसा आता है जिसपे कि मान लेते हैं यहाँ का पोजीशन, यहाँ सेम जगह, लेकिन अलग अलग लोगों का यहाँ जो सीक्वेंस है ना, माने हम ये सपोज ये करते हैं कि इसका जो सीक्वेंस है वो ATCG है, इसका सीक्वेंस है AGCG है, इसका सीक्वेंस ACCG है। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि अलग अलग इंडिविजुअल का, अलग अलग लोगों का जो सीक्वेंस है ना, एक सिंगल पोजीशन पे आपको क्या देखने को मिल रहा है, डिफरेंट देखने को मिल रहा है। एक सिंगल पोजीशन पे यहाँ पे सेम सेम जगह पे अलग अलग इंडिविजुअल का एक न्यूक्लियोटाइड क्या होता है कि डिफरेंट आपको देखने को मिलता है। इसे हम अगर आपके पास डिफरेंट इंडिविजुअल्स हो और सेम लोकेशन हो, वहां पे आपको डिफरेंट न्यूक्लियोटाइड देखने को मिले, दिस इज कॉल्ड सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। सिंगल सिंगल न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, ये क्या कहलाता है, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। इसे हम शॉर्ट फॉर्म में SNS भी कहते हैं। और ये आपको कितनी जगह देखने को मिलेगा, 1.4 मिलियन लोकेशन पे डिफरेंट देखने को मिलेगा। सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म में ये होता है। अब हम क्या देखते हैं कि जो हमारा डीएनए है ना, ये कुछ डीएनए ऐसा है जो कि कुछ डीएनए ऐसा होता है जो सारे इंडिविजुअल में सेम होता है, कुछ ऐसा डीएनए होता है जो सारे इंडिविजुअल में डिफरेंट होता है। तो ये जो हमारा डीएनए है इसे हम कहते हैं बल्क डीएनए। दिस इज कॉल्ड बल्क डीएनए because it is same in all individuals, same in all individuals। ये सारे इंडिविजुअल्स में क्या होता है, सेम होता है। और इसे हम क्या कहते हैं, सैटेलाइट डीएनए। और ये सारे जितने भी इंडिविजुअल्स है ना, सारे इंडिविजुअल्स में डिफरेंट होता है, डिफरेंट इन ऑल इंडिविजुअल्स। ये सारे इंडिविजुअल्स में डिफरेंट देखने को मिलेगा। और यहाँ पे आपको दो टाइप का सैटेलाइट देखने को मिलता है, मिनी सैटेलाइट एंड माइक्रो सैटेलाइट। मिनी सैटेलाइट एंड माइक्रो सैटेलाइट। मिनी सैटेलाइट एंड माइक्रो सैटेलाइट। मिनी सैटेलाइट का यूज कहाँ किया जाता है, तो मिनी सैटेलाइट का यूज होगा सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म में। और माइक्रो सैटेलाइट का यूज कहाँ होता है, तो माइक्रो सैटेलाइट का हम यूज करते हैं डीएनए फिंगर प्रिंटिंग में। प्रिंटिंग में अगर मान लेते हैं कहीं पे मर्डर हुआ है और मर्डरर का हमें क्या करना है, पता करना है, और उसके या हेयर का टुकड़ा मिला हुआ है, या ये स्किन का कोई पार्ट मिला हुआ है, या वहां पे कुछ टच किया हुआ है वो मिला है, या ब्लड का स्पॉट मिला है, तो उससे हमें पता चल जाएगा कि ये कौन सा डीएनए, कौन लोग हैं जो कि जो इनका मर्डर किए हुए हैं। तो इसके बारे में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में हम पढ़ेंगे क्योंकि हमारे सिलेबस में दिया हुआ है, इसलिए इससे क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा आएगा।
हमें पढ़ना है क्या, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। डीएनए फिंगर प्रिंटिंग, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में पता करना है। सपोज ये क्या है, ये है एक बहुरानी और ये है इसकी सासू माँ और ये है इसका ससुर जी। और यहाँ पे क्या देखा जा रहा है, इसकी मर्डर हुई है, मर्डर। और पता करना है कि इनका और सस्पेक्टर कौन है हमारा, इसकी मदर इन लॉ है एंड फादर इन लॉ है। तो इन दोनों के बारे में हमें पता करना है कि आखिर इसका मर्डर कौन किया है। और वहां पे कुछ हेयर के पीसेस मिले हुए हैं, उससे हमें पता चल सकता है कि ये किसका डीएनए है। तो कैसे हम पता करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि उनका डीएनए जो भी ब्लड हो या एयर हेयर के पीसेस हो या कुछ भी हो वहां मिला होगा, तो सबसे पहले हम उस डीएनए को लेंगे। उस डीएनए को हमने ले लिया, लेने के बाद हम उसका कौन सा ये देखेंगे कौन सा पीस, कौन से ये पार्ट को हम पार्ट का पीसेस लेंगे, तो वो है हमारा सैटेलाइट डीएनए या जंक डीएनए। सैटेलाइट डीएनए पीसेस लेंगे। सैटेलाइट डीएनए में हम क्या देखेंगे कि इसमें, और वो भी कौन सा लेंगे, हमें स्टडी करना है। तो हम कौन सा लेंगे, माइक्रो, दो सैटेलाइट है, माइक्रो सैटेलाइट और मिनी सैटेलाइट। मिनी सैटेलाइट का सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म में हम लिए, और माइक्रो सैटेलाइट का कहा लेंगे, मिनी सैटेलाइट का मींस सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब ये होता है कि सेम इंडिविजुअल्स हो और सेम लोकेशन पे सारे इंडिविजुअल्स का न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, डिफरेंट होता है। तो ये हमारा सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म हो जाएगा। और सैटेलाइट में हम क्या देखते हैं कि यहाँ हमारा कौन सा है, माइक्रो सैटेलाइट, माइक्रो सैटेलाइट है। माइक्रो सैटेलाइट में आपको क्या देखने को मिलेगा कि रिपीटेटिव सीक्वेंस, यहाँ आपको रिपीटेटिव सीक्वेंस सीक्वेंस देखने को मिलेगा। रिपीटेटिव सीक्वेंस का मतलब ये होता है कि ये क्रोमोसोम नंबर 2, मान लेते हैं इसके क्रोमोसोम नंबर 2 पे रिपीटेटिव सीक्वेंस क्या है, 2 3 है, और इसके क्रोमोसोम नंबर पे रिपीटेटिव सीक्वेंस मान लेते हैं 4 5 है, और इसके क्रोमोसोम नंबर पे रिपीटेटिव सीक्वेंस क्या है, 2 3 है। ऐसे तो हमें पता चल गया कि इसका मर्डर यही की होगी, क्योंकि इसी का स्पॉट मिला है ना वहां पे। और सॉरी, और यहाँ पे जो ब्लड मिला हुआ है, ऐसे नहीं करेंगे, यहाँ करेंगे 4 एंड 5 हो गया। और यहाँ जो ब्लड मिला हुआ है उसका रिपीटेटिव सीक्वेंस क्या है, 4 एंड 5 है। ऐसे तो पता चल गया कि 4 जो ब्लड है वो इसका मर्डर है, वही इसका मर्डर किया हुआ है। जो रूम में ब्लड गिरा हुआ था उस डीएनए का रिपीटेटिव सीक्वेंस है, क्योंकि यहाँ पे कितने रिपीटेटिव सीक्वेंस है, एटीसीजी, यहाँ भी एटीसीजी, यहाँ भी, मतलब डिफरेंट डिफरेंट का डिफरेंट डिफरेंट होता है। यहाँ पे बहुत सारे रिपीटेटिव सीक्वेंस आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले हम इसे क्या करेंगे, इसे कट करेंगे। कट करने के बाद किस किस सीजर से कट करेंगे, मोलिकुलर सीजर, मोलिकुलर सीजर से कट करेंगे, जिसे हम रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस कहते हैं। कट करने के बाद हम इसे एक बेड पे ला करके सजा देंगे, सीक्वेंस कर देंगे। वो कौन सा बेड होगा, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का। हम रेड एल्गी ला करके उसका ऐसे लेयर लगाएंगे, और लेयर ला करके यहाँ पे हमें देखने को मिलता है इस ये एग्रो जेल है। एग्रो जेल को ऐसे करने पे कुछ आपको वेल लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, गड्ढा देखने को मिलेगा। और यहाँ से क्या किया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई कर दिया जाता है। इलेक्ट्रिसिटी में यहाँ से जो है वो कौन सा बोर्ड हो जाएगा, एनोड का।
और यहाँ का हम इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी में क्या होता है, एनोड एंड कैथोड। वहां से उस साइड से एनोड ऐड कर दिए, इस साइड से हम क्या ऐड कर दिए, कैथोड ऐड कर दिए। इसके बाद हम इसमें इलेक्ट्रिक अप्लाई करेंगे। इलेक्ट्रिक अप्लाई करते ही क्या देखा जाता है कि जो स्मॉलेस्ट, जो सबसे बड़ा पार्टिकल है वो बाहर पीछे रह जाता है, और जो छोटा पार्टिकल है वो सबसे आगे मूव करता है। डीएनए है ना हमारा, क्या है ये, डीएनए है। डीएनए का मतलब क्या होता है, ये डबल स्टैंडर्ड, ये निगेटिव चार्ज होता है। तो जो निगेटिव चार्ज है वो किस चार्ज की तरफ भागेगा, वो पॉजिटिव चार्ज की तरफ ऐसे मूव करेगा, और जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होगा वो सबसे फास्ट भागेगा। और इसमें हम क्या देखते हैं कि यहाँ पे आपने सारे के सारे डीएनए को यहाँ रख लिया, सारे के सारे डीएनए को इस जेल के ऊपर लाई किया, और लाई करने के बाद इस डीएनए का हमें क्या लेना है, प्रिंट लेना है। तो प्रिंट लेने के लिए हम एक मेम्ब्रेनस पेपर यूज करेंगे, जिसे हम नाइट्रोसेलुलोज पेपर कहते हैं। इसे हम प्रिंट करेंगे, प्रिंट फ्रॉम नाइट्रोसेलुलोजिक पेपर, नाइट्रोसेलुलोजिक पेपर। नाइट्रोसेलुलोजिक पेपर पे हम इसे क्या कर लिए, प्रिंट कर लिए। और जब आप प्रिंट कर लिए, दिस इज कॉल्ड ब्लोटिंग, ब्लोटिंग प्रोसेस। इसे हम क्या कहते हैं, ब्लोटिंग प्रोसेस कहते हैं। अब इसे हम क्या करेंगे, ये तो हमारा हो गया ब्लॉटिंग प्रोसेस। हमने क्या किया, पेज पे उसका प्रिंट ले लिया, और पेज पे प्रिंट लेने के बाद कौन कौन सा सीक्वेंस था, बहू का है 2 3, ये जो बहू के रूम में जो स्पॉट मिला हुआ है उसका कितना है, उसके डीएनए का सीक्वेंस क्या है, रिपीटेटिव सीक्वेंस 4 5, और इसकी सासू माँ का क्या है 3 5। कुछ भी हो सकता है, कुछ भी रिपीटेटिव सीक्वेंस में कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन इस स्पॉट जो मिला हुआ है उसको मैच कराएंगे हम इन दोनों लोगों से कि कौन लोग इसका मर्डर किए हुए हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ क्या करेंगे कि ये सपोज क्या है, नाइट्रोसेलुलोजिक पेपर है। ये हमारा क्या हो गया, नाइट्रोसेलुलोजिक पेपर हो गया। और नाइट्रोसेलुलोजिक पेपर पे सारा यहाँ पे प्रिंट आ गया, किसका किसका, 2 3 का, ये किसका है, बहू का है, और किसका आया है 3 5 का भी प्रिंट आ गया, और किसका आया है 4 5 का भी प्रिंट आ गया। उसके रूम में क्या था, 4 5 था, ये भी प्रिंट आ गया। इसे अब हम देखेंगे कैसे कि किनके साथ मैच हो रहा है, ये पता है कि ये बहू का है। इसके बाद इसे देखने के लिए हम एक रेडियम का यूज करेंगे, उसका नेम है वेंटर प्रोब, वेंटर प्रोब। वेंटर प्रोब का मतलब ये होता है वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट। वेरिएबल, रेडियो एक्टिव यूज करते हैं, वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट। वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट का हम यहाँ क्या यूज करेंगे, तो ये देखने के लिए इसे रेडियम यूज करेंगे, रेडियो एक्टिव ये यूज करेंगे, और यहाँ हम इसके इक्वल ला करके रख देते हैं। उस वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट को इसके इक्वल ला करके रख देते हैं। जब इसके इक्वल ला करके हम वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट को रखें, दिस इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन। This pairing is called, pairing is called hybridization, hybridization। ये क्या कहलाता है, हाइब्रिडाइजेशन कहलाता है। और इस रेडियो एक्टिव से साफ साफ दिख रहा है, ये 2 3 का सीक्वेंस है, ये 4 5 का सीक्वेंस है, और बहू के रूम में जो मिला हुआ है
वो 4-5 का सीक्वेंस है। इसका मतलब ये है कि बहू का मर्डर कौन है, उसका ससुर ही उसका मर्डर किया हुआ है। तो हमारा यहाँ पे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से पता चल जाता है कि जो भी मर्डरर है और जो सस्पेक्ट, जिस पे सस्पेक्ट है हमारा, उसके बारे में पता चल जाता है। अगर उसका कुछ भी कोई भी चीज एक रहेगा, और या तो उसका फिंगर का प्रिंट रहे, या उसका हेयर का पीसेस रहे, या ब्लड का स्पॉट रहे, या स्पर्म रहे, कुछ भी रहे, उससे हमें एक से ये टिश्यू का पीसेस रहे, तो कुछ भी रहे, उसे हमें पता चल सकता है कि ये इसका कौन है, मर्डर है। तो हमारा यहाँ पे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग भी हुआ कंप्लीट। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में हम क्या देखे कि सबसे पहले हम रिपीटेटिव सीक्वेंस लिए। वो रिपीटेटिव सीक्वेंस आपको डीएनए के पार्ट पे देखने को मिला, और डीएनए के उस पार्ट पे देखने को मिला जहां पे डीएनए का वो पार्ट प्रोटीन एक्सप्रेस नहीं करता था। उस पार्ट को हम जंक डीएनए कहते हैं, और जंक डीएनए को हम सैटेलाइट डीएनए कहते हैं। सैटेलाइट डीएनए पर आपका बहुत सारा रिपीटेटिव सीक्वेंस देखने को मिलेगा। किसी में रिपीटेटिव अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट इंडिविजुअल्स का डिफरेंट डिफरेंट रिपीटेटिव सीक्वेंस देखने को मिलेगा। और वहां पे उस रिपीटेटिव सीक्वेंस से हमें पता चल जाता है कि क्राइम कौन किया है। उस क्रिमिनल के बारे में हम आराम से पता कर सकते हैं। और पता करने के लिए सबसे पहले हम लैब में ले जाएंगे उसके स्पॉट को, जो कि उसके जहाँ पे मर्डर हुआ है वहां पे कुछ ऐसा चीज मिल गया है। उससे उसको ले जा करके हम क्या करेंगे, सबसे पहले उसके लेयर को हम एक जेल के ऊपर रखेंगे। वो कोई ऐसा वैसा जेल नहीं होगा, वो रेड एल्गी से निकला हुआ एग्रोज जेल होगा। एग्रोज जेल का बेड के ऊपर हम उसके डीएनए को लाई करेंगे, और जिसका मर्डर हुआ है उसका, और जिसपे सस्पेक्ट है उसका, और जो ब्लड मिला हुआ है, स्पॉट मिला हुआ है उस कमरे में, या जो भी चीजें मिली हुई है उसका हम क्या करेंगे, उसका रिसर्च करेंगे। तो उससे सारे के सारे लोगों के डीएनए को हम किसके ऊपर लाई करेंगे, एग्रोज जेल के ऊपर। और ऊपर से हम इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करेंगे, और एक तरफ हमें हम एनोड, और सेकंड पार्ट में हम कैथोड यूज करेंगे। हम देखते हैं कि हमारा जो डीएनए है ना, वो निगेटिव चार्ज का होता है, तो वो अपने अगेंस्ट वाले चार्ज की तरफ भागेगा। निगेटिव चार्ज का है तो वो पॉजिटिव की तरफ भागता है। और जो स्मॉलेस्ट डीएनए का पार्ट है वो सबसे फास्ट, और जो लार्जेस्ट है वो पीछे रह जाता है। इसके बाद हम जेल पे रख करके हम उसे प्रिंट करेंगे, और प्रिंट ऐसा वैसा पेपर से नहीं, हमें नाइट्रोसेल्यूलोजिक पेपर से प्रिंट करना होगा। जैसे ही आप प्रिंट कर लोगे, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ब्लॉटिंग प्रोसेस। उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, ब्लॉटिंग प्रोसेस कहेंगे। अब हमें अभी भी हमें डीएनए दिखाई नहीं दे रहा, हम क्या करेंगे कि वेंटर प्रोब यूज करेंगे, रेडियो एक्टिव वेंटर प्रोब यूज करेंगे। रेडियो एक्टिव वेंटर प्रोब की वजह से ये हमें आराम से दिख सकता है। तो उसके उसके पेयर में वो वेंटर प्रॉब हम अटैच कर देंगे। और वेंटर प्रॉब के अटैच, वेंटर का मतलब ये होता है वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट। वेंटर प्रॉब से हमें आराम से वो दिख जाता है, और दिखने से हमें आसानी से पता चल जाता है। जब आप पेयरिंग किए वेंटर प्रॉब के साथ, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन। और हाइब्रिडाइजेशन के हेल्प से अगर आप देख पा रहे हो, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं ऑटो रेडियोग्राफी। सीन show the piece of DNA by radioactive 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 venter venter probe venter probe वेंटर प्रोब के हेल्प से हम उसे देख पाते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड ऑटो रेडियोग्राफी। ऑटो रेडियोग्राफी, इसे हम क्या कहेंगे, ऑटो रेडियोग्राफी कहेंगे। तो थैंक यू सो मच, हमारा ये चैप्टर आज पूरा कंप्लीट हुआ बहुत अच्छे तरीके से।
और मेरे को उम्मीद है कि ये पूरा का पूरा चैप्टर आपको समझ में आया होगा। अगर सच में आपको मेरे वीडियो से बेनिफिट मिलता हो तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट भी कर सकते हैं, अच्छा-सा कमेंट जिससे मेरे को मोटिवेशन मिले। तो थैंक यू सो मच।